नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफेंस सर्विस क्या होती है तथा भारत में विभिन्न प्रकार की जितनी भी डिफेंस सर्विसेज है उन सभी का विश्लेषण करेंगे। डिफेंस सर्विस वह सेवा होती है जिनमें देश के नागरिकों, देश की पब्लिक प्रॉपर्टीज, जीव जंतु, वन की सुरक्षा एवं उनकी रक्षा करे वह सेवा। तो भारत की डिफेंस सर्विसेज में आते हैं राज्य की पुलिस तथा आईपीएस ऑफिसर जो यूपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं, तथा ये एक तरीके की यूनियन सर्विस है, अर्थात यह केंद्र के द्वारा राज्यों में भेजे जाते हैं। फिर केंद्र की पुलिस बल एक तो हो गई इस ये राज्यों की पुलिस। फिर केंद्र की अलग पुलिसें होती है जिनमें होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो कि स्टेट पुलिस की तरह ही काम करती है। फिर आते हैं बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो भारत का जो वेस्टर्न बॉर्डर है जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा इधर बिहार, फिर असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल तथा जितने भी ये सीमांचल क्षेत्र है यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किए जाते हैं। फिर होते सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि उद्योगों की सुरक्षा करते हैं, जिनमें आ सकते हैं भारत के रिजर्व बैंक तथा रिजर्व बैंक के वे संस्थान जहाँ पर देश की मुद्रा छापी जाती है। इसके अलावा एनटीपीसी, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल स्पेस एरोनॉटिकल एजेंसी तथा इस प्रकार के जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी की सुरक्षा सीआईएसएफ करता है। फिर आते हैं आईटीबीपी पे जो कि भारत और तिब्बत की बॉर्डर पे तैनात होते हैं। फिर आते हैं सीमा सुरक्षा बल, ये जितनी भी सीमाएं हैं जिनमें समुद्र तट की सीमाएं हो गई जहाँ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के जितने भी राज्य हैं तथा ये क्षेत्रीय सीमाएं हैं जो थल सीमाएं हैं उन सभी पे सीमा सुरक्षा बल भी तैनात होते हैं। फिर आते हैं पैरामिलिट्री मतलब अर्ध सैनिक बल। इसमें हो सकते हैं असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एक ये बहुत ही जरूरी बात ये जानना है कि ये सभी किस मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। तो ये सब होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और फिलहाल अमित शाह है मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर अपने देश के। फिर आती है भारतीय सैन्य बल जो कि मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होती है। तो इसमें आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एवं कोस्ट गार्ड। फिर उसके बाद आते हैं, हमने देखा कि जो आ, ये फॉरेस्ट होते हैं, वन एवं वन के आदिवासी तथा वहाँ के जानवर तथा जो वन के बीहड़ इलाके हैं उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी फॉरेस्ट ऑफिसर्स तथा फॉरेस्ट गार्ड्स की होती है। तो यह देश की वन सेवा होती है, मतलब राज्य स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू भी आते हैं तथा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रहती है जो सेंट्रल की रहती है, उनके थ्रू भी इनकी भर्ती होती है। फिर आती है खुफिया एजेंसी जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आईबी। तो ये दोनों आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा इन दो प्रमुख एजेंसियों के अलावा देश में ऐसे बहुत से खुफिया एजेंसी है जिनकी जानकारी आम नागरिकों तक नहीं होती, क्योंकि यह बहुत ही खुफिया एवं बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करती है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर ऑफिसर्स एवं कर्मचारी उन एजेंसियों में काम करते हैं उनके परिवार वालों तो को तक ये जानकारी नहीं होती कि वे किस मतलब कि ये सरकार के किस विभाग में वे काम करते हैं। इसके अलावा न तो इस बारे में देश की आम नागरिकों को खबर होती है, न सरकारी कर्मचारियों को, न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई जानकारी मौजूद होती है। यह सरकार के सिर्फ कुछ ही गिने चुने
लोगों के पास होती है उनकी जानकारी। फिर आते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि खबरों में बहुत चर्चित रहता है। तो यह आता है डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर कार्यरत है, उनका एक ऑफिस है। फिर आते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो पिछले कुछ दिनों में खबरों में बना हुआ था। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कार्यरत होता है। तो हमने कुछ प्रमुख डिफेंस सर्विसेज को देखा पिछले स्लाइड में। तो इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है आंतरिक सुरक्षा तथा दूसरा हो सकता है एक बाहरी सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा का कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि वे देश के नागरिकों एवं जो बीहड़ इलाके हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र है, उन सभी की क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का पालन करना। फिर इसके अलावा जो देश एवं राज्यों के द्वारा जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं, विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन, इन सभी को की सुरक्षा एवं इन्हें सुरक्षित तरीके से इनकी प्रक्रिया को समाप्त करवाना, ये जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। फिर इसके अलावा जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे कि कुंभ मेला हो गया या फिर कोई अन्य धार्मिक सम्मेलन या फिर किसी भी प्रकार के सम्मेलन, तो जैसा कि कुंभ मेला रहता है, यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो इससे वो जो क्षेत्र है जहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है, वो उस क्षेत्र में एक सुरक्षा का एक पूरा दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन सभी को की सुरक्षा भी इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग करते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोटेस्ट है, बड़े बड़े आंदोलन, जैसे कि अभी किसान आंदोलन अभी इस वक्त मौजूद है। तो उसमें क्या हुआ था कि दिल्ली में जब 26 जनवरी हुआ था, उसके अगले दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिसमें बहुत से किसान अपने जो उनको दिशाएं दी गई थी वो वहाँ से भटक के किसी अन्य दिशा में वे रैली में चले गए थे। तो इसके कारण पूरे दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में वहाँ सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। तो इसे देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने वहाँ पर इस स्थिति को नियंत्रण किया। फिर जब दंगे होते हैं या फिर कोई इस तरीके की बड़ी हिंसक घटनाएं होती है, तो इन सभी में पैरामिलिट्री एवं राज्य के जवान वहाँ मौजूद रहते हैं। फिर नक्सलवाद, माओवाद, इन सभी की जिम्मेदारी भी अंदरूनी सुरक्षा का एक हिस्सा होता है। तो जैसे कि भारत में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे जिन्हें रेड कॉरिडोर बोला जाता है नक्सलियों का। तो यह इतने जंगहीन इलाके हैं कि यहाँ पर आम नागरिकों एवं जो केंद्र एवं राज्यों की जो मुख्य धाराएं हैं वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों का इतना दबदबा है। तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ भेजा जाता है ताकि उनसे उनका सामना किया जाता है, तो उनका खात्मा किया जाए। तो जैसे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एवं बस्तर का इलाका है, तो ये एक जंगल वाले इलाके। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनसे निपटने के लिए हम सीआरपीएफ के जवान तैनात करते हैं। इसके अलावा हम असम राइफल्स एवं आईटीबीपी तथा के जवानों को भी यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि जो असम राइफल्स है उनके जो जवान रहते हैं वो खुद नॉर्थ ईस्ट एरिया में आए हुए थे। वहाँ पर वे खुद उस माहौल में आदिवासी अंचल में वो बने हुए बन के बड़े हुए होते। तो वे इस क्षेत्र में गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर छापामारी के कार्य में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं।
फिर इसके अलावा जो अलगाववाद की हिंसक घटनाएं होती है, जैसे कि कश्मीर में जो अलगाववादी नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के आम नागरिकों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं तथा उनको पैसे देते हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी ऐसे आम नागरिकों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। फिर उनके द्वारा छोटी मोटी घटनाएं करवाई जाती है, जैसे पत्थरबाजी में हजारों की संख्या में अलगाववादी नेता आयोजित करते हैं। तो ये एक अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा होता है। तो इन सब को निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ एवं अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहते हैं। फिर इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर अभी पिछले कुछ दिन में एक संगठन समाचार में था जिसका नाम था नागालैंड सोशलिस्ट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यह बेसिकली एक अलगाववादी संस्था है जो हिंसक तरीके से उस नागालैंड के इलाके को कहती है। उनका यह मानना है कि इसे एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित किया जाना चाहिए तथा यह भारत के कानूनों को लागू ना किया जाए, यह उनकी मांग है। तो यह इस तरीके से वह कानून को ही हाथ में ले लेते तथा वो हिंसा का उपयोग करके देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते। तो इनसे निपटने के लिए भी हम जवानों को तैनात करते हैं। फिर क्या आते हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं है, उद्योग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, रिजर्व बैंक हो गया, पार्लियामेंट, संसद हो गया एवं राज्य की विधानसभाएं, इन जगह पर भी ये सैनिक बल इन सबकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि ये सन 2000 के आसपास शायद एक अटैक हुआ था पार्लियामेंट में। तो उसमें क्या हुआ था कि उस वक्त वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे जिन्होंने देश के एमपीज जो अंदर उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो उन सभी को इन्होंने फिर इनके होते हुए वे सुरक्षित रह पाए। नहीं तो आप सोच सकते कि इतने इतने अधिक संख्या में देश के बड़े बड़े एमपीज एवं बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। अगर ये सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद ना होते तो इन सभी का कत्ल हो सकता था तथा देश में फिर एक जो लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट हो सकती थी। लेकिन इन सैनिकों के होते हुए वो पूरे घटना को टाला गया। फिर इसके अलावा एयरपोर्ट रहता है, वहाँ भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एवं अन्य जवान शामिल होते हैं। फिर रेलवे की सुरक्षा, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे एनटीपीसी, एचएएल, नासा, सेल, स्टील अथॉरिटी, यहाँ सब इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ के जवान तैनात होते हैं। फिर उसके बाद हमने बॉर्डर एरियाज में भी देखा बीएसएफ और ऐसे सीमा सुरक्षा बल एवं आईटीबीपी के जवान वहाँ शामिल थे। अब हम देखते हैं कि बाहरी खतरों से निपटने के लिए क्या प्रावधान किए गए। तो इंडियन आर्म फोर्सेस मतलब कि भारतीय सैन्य बल, यह इंडियन आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्यरत होती है तथा इन्हें प्रोफेशनली इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वे युद्ध स्तर पे अपने दुश्मनों तथा बाहरी आतंकवाद जो देश को खतरा पहुंचाते हैं उनका सामना कर सके तथा देश को बाहरी खतरों से बचा सके। तथा इंडियन आर्म फोर्सेस के 4 विंग्स है जो कि जल, थल, वायु एवं समुद्र तट पे कार्यरत होते हैं, जिनमें लैंड में इंडियन आर्मी काम करती है, में महारत होती है। फिर जब अगर जल में कोई युद्ध रहता है तो इसके लिए नेवल फोर्सेस उनमें ट्रेंड रहती है, फिर एयर फोर्सेस ट्रेंड रहती है, कोस्टल गार्ड्स रहती है। फिर इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस रहते हैं वो देश को तो बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं, इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत कुछ अपना समर्थन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में। तो एक होता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसमें अनेक अनेक देशों के सैनिक शामिल होते हैं तथा वे सब साथ मिलकर
पूरे दुनिया भर के उन क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं जहाँ पर हिंसा का प्रभाव हो, तथा वहाँ किसी तरीके की कोई त्रासदी घटित हो। जैसे सोमालिया, फिर सूडान में जो दक्षिण सॉरी एशिया के सॉरी अफ्रीका के देश है, वहाँ पे तैनाती की गई है इनकी। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, यहाँ पे भी हिंसा की घटनाओं का सामना करने के लिए एवं वहाँ की आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है। क्योंकि ये ऐसे देश है जहाँ की खुद इतने मजबूत नहीं है कि वो अपने देश को इस तरीके के इस आतंकवाद से बचा सके। फिर इसके अलावा जो हमारे मित्र देश है, जैसे नेपाल, भूटान, फिर इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे आर्म फोर्सेस के एग्रीमेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उन देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के सैनिकों की होती है। फिर जैसे मॉरिशियस, सेचेलिस हो गया, जो अफ्रीका के कोस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका इधर। फिर इसके अलावा ये वॉलेंटियरी मतलब खुद होके वॉलेंटियर एज अ वॉलेंटियर भी जो हिंसक हिंसक प्रभावित क्षेत्र है, ये खुद होके वहाँ अपनी सेवा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी इंडोनेशिया, तथा ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो इस टाइम जो इंडिया की नेवी थी, इसने इन अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाके वहाँ बहुत ही कुछ राहत के कार्य किए, जिन्हें हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो अन्य देशों के सुरक्षा कर्मी हैं, वहाँ के जो सैनिक हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, यहाँ एवं जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ के जो सैनिक है वो खुद आके हमारे ट्रेनिंग सेंटर से वो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो जैसे इंडियन नेवी की एक होती है इंडियन नेवल एकेडमी, जो एसजी मालम है, यह एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। तो यहाँ पर इंडियन नेवी के तो अफसर बनते ही है, उनके साथ ही साथ मतलब जिस लेवल की ट्रेनिंग वो हम अपने इंडियन ऑफिसर्स को देते हैं, उसी लेवल की ट्रेनिंग हम अपने मित्र देशों को भी देते हैं। फिर आईएमए हो गया देहरादून में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयर फोर्स एकेडमी। तो यहाँ पर जो जिस लेवल की मतलब जो वर्ल्ड क्लास जो युद्ध देश के मतलब दुनिया के जो टॉप लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हम अपने मित्र देश के सैनिकों को भी अपने साथ ही साथ देते हैं। फिर इसके अलावा जो भारत के आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, वो कहाँ से ट्रेन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की जब पासिंग आउट परेड होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत के आईपीएस ऑफिसर्स के साथ ही साथ भूटान के भी पुलिस ऑफिसर्स, इसके अलावा बहुत से अन्य पड़ोसी देशों के ऑफिसर्स खुद अपने एकेडमी से ट्रेन होते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि जो भारत का सुरक्षा तंत्र है, यह अपनी देश की सुरक्षा के साथ साथ अन्य पड़ोसी देशों तथा पूरे एशिया के रीजन के लिए भी एक सुरक्षा का कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो डिफेंस फोर्सेस है, यह एक बहुत ही व्यापक डोमेन है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखे हमने, अलग अलग
विंग्स देखे, सीएपीएफ देखा हमने, पुलिस राज्य की अलग अलग पुलिस देखी, फिर जो केंद्र की ही पुलिस है उसके ही अलग अलग डिवीज़न थे, फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी अलग अलग थी, फिर इसके अलावा जो अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस थी, आर्मी नेवी एयर फोर्स, ये भी एक अलग अलग डिवीज़न थे इनके। तो ऐसे देश में दर्जनों अलग अलग डिवीज़न है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हमें यह तय करना होता है कि हम सब आपस में, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सब एक साथ जानकारियों को आदान प्रदान करते हुए सुरक्षा को से एवं खतरे को टाल सके। तो इसका एक उदाहरण है कि जो बीएसएफ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जम्मू कश्मीर में ये डिप्लॉयड रहते हैं। तो क्या होता है कि जो बीएसएफ के जवान हैं, ये इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते कि वो युद्ध स्तर पे बाहरी दुश्मनों का सामना कर सके, क्योंकि बीएसएफ तो एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए। तो वो क्या करते हैं, जो जानकारी है पल पल, जो कोई कुछ बड़े घटना खतरा अगर उन्हें महसूस होता है तो वो आर्मी को इसकी रेगुलर जानकारी देते रहते हैं। तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करके कार्य करते हैं। फिर हमने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आर्मी रहती है, आर्मी तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, लेकिन इनका डिप्लॉयशन किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों एवं नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी। इसका ये कारण है कि यहाँ पर अलगाववादी एवं यहाँ आतंकवाद ने यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि जहाँ वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोकल पुलिस है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, फिर इसके अलावा जो भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन सब, ये खुद इतनी उनकी संख्या नहीं रहती है कि वो इन सभी का सामना कर सके। तो इस कंडीशन में आर्मी या फिर नेवी की एक बहुत ही प्रोफेशनल स्पेशल फोर्स है मार्कोस मैरीन कमांडोज, इनका भी डिप्लॉयशन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो इसका एक ये बड़ा कारण भी है कि जब जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी घटनाएं होती है जिनमें वहाँ के जो पत्थरबाज अलगाववादी नेता शामिल होते, तो इनमें उन पत्थरबाजों की संख्या लाखों हजारों में उमड़ के आती है। तो इन सब से का सामना करने की ट्रेनिंग आर्मी के जवानों में ही होती है। ये क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटीज वाले जो पुलिस रहते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, इनका तो काम उतना उस लेवल का नहीं रहता है कि वो इतनी बड़ी मास प्रोटेस्ट को वो हैंडल कर पाए। तो इस तरीके से आर्मी इन सब के साथ, आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ के साथ, आसाम राइफल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उन एरिया में काम करती है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो वहाँ 2002 में इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि वहाँ की लोकल पुलिस वो पूरे राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि वो खुद होके उसका सामना कर सके। तो इसलिए गुजरात की सरकार ने उस वक्त मदद मांगी थी पैरामिलिट्री के फोर्सेस से एवं आर्मी के फोर्सेस से। तब कहीं जाके आर्मी की फोर्सेस वहाँ पर आई और आर्मी ने वहाँ पर इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने कुछ ही, उनके आने के बाद कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही जन हफ्तों में उन्होंने पूरी स्थिति को सामान्य कर डाला। तो एक बड़ी कामयाबी है। इसके बाद जब 26/11 में मुंबई में हमला हुआ था, जब आतंकवादी समुद्र के एरिया से मुंबई में आए और उन्होंने हमला किया, तो जब उस वक्त जो ताज होटल था, जो ताज होटल, वहाँ हजारों की संख्या में आम नागरिक फंसे हुए थे। तो उस टाइम जो नेवी है, भारत की जल सेना, उसकी एक स्पेशल विंग और उसकी एक स्पेशल फोर्स है मरीन कमांडोज। तो वो खुद वहाँ पर वहाँ पर वे सम्मिलित हुए
और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, वहाँ की पुलिस, वहाँ की पैरामिलिट्रीज के साथ मिलके उन्होंने, एवं नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड के साथ मिलके उन्होंने इस पूरी घटना को सुरक्षित किया। फिर इसके बाद जो आधुनिक युद्ध हो रहे हैं, आधुनिक तकनीक आ गई है, जैसे कि ड्रोन जो कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होता है। फिर इसके अलावा जो अंतरिक्ष युद्ध हो रहे हैं, मतलब कि सैटेलाइट्स, मिसाइल के द्वारा हम दूसरे देशों की जो सैटेलाइट्स है उन पे हमला करने का प्रयास हो रहा है इस वक्त। फिर उसके बाद रहता है साइबर वारफेयर, जिसमें कि कंप्यूटर, इंटरनेट एवं टेलीकम्युनिकेशन का प्रयोग करके एक दूसरे के देशों में एक बड़ी संख्या में वहाँ की वेबसाइटों को हैक कर दिया जाता है। तो जैसा अभी लॉकडाउन में हुआ था कि शायद भारत की जितने भी ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी थी, उनके मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज को ये शायद किसी दुश्मन, मतलब बाहरी किसी हैकर ने इतनी सारी कंपनियों को एक साथ हैक कर डाला था। तो इसके कारण पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। तो इन सब का सामना करने के लिए हमें बहुत ही स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, तथा अगर ऐसी घटनाएं होती है तो जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन सबको आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सूचनाओं का रेगुलर आदान प्रदान करना होता है, ताकि उन घटनाओं को समय रहते टाला जा सके। लेकिन इस वक्त देश में ये होता है कि जब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, इतने सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो कार्य रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कमांड्स, फिर अलग अलग ऑफिसर्स उनके रहते, तो उनमें आपस में एक सम्मेलन नहीं बन पाता है। तो इसे देखते हुए जो सरकार है आगे पॉलिसीज लेके आ रही है जिससे उनमें आपस में बॉन्डिंग बने। तो इसका एक केस आया था अभी कि जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस CBI, इन दोनों के बीच में वो वाद विवाद हो गया था इसको लेकर के, शायद एक केस था। तो उसमें NIA भी जांच कर रही थी और CBI भी जांच कर रही थी। तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि NIA शायद CBI को जांच नहीं करने दे रही थी, या फिर वो उनके काम में टांग अड़ा रही थी। तो लेकिन यहाँ पर जब कोई ऐसा केस आया है जिसमें क्रिमिनल केस आया है, तो इसमें ज़रूरत ये कि NIA और CBI दोनों एक साथ मिल के काम करें, लेकिन ये खुद ही एक दूसरे के काम को रुकावट कर रही है। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट को इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है, तथा वे कुछ पॉलिसीज़ पे इस पे काम कर रही है। फिर इसे देखते हुए एक थिएटर कमांड होता है। थिएटर कमांड वो होता है जहाँ पर जो इंडियन आर्म फोर्सेस रहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सिर्फ एक ही कमांडिंग ऑफिसर्स के अंदर कार्य करते हैं। तो भारत में सिर्फ ये एक ही इलाका है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पर फिलहाल थिएटर कमांड मौजूद है। तो थिएटर कमांड में ये होगा कि जो आर्मी के जवान होंगे, नेवी के जवान होंगे एवं एयरफोर्स के जवान होंगे, तो ये सब एक ही, इन सबको अलग अलग ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एक ही ऑर्डर से अपने अपने लेवल पे काम कर सकेंगे। इसका उदाहरण देखने के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में, आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहाँ पर आर्मी भी मौजूद है इस वक्त, और नेवी भी मौजूद है, और एयरफोर्स भी मौजूद है। लेकिन वहाँ पर जो ये तीनों अलग अलग विंग्स है, तथा आर्मी के अलग ऑफिसर्स हैं, नेवी के अलग और एयरफोर्स के अलग, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने ही ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते हैं कि कुछ भी खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन ज़रूरत यह है कि आर्मी, नेवी को भी इस बारे में रिपोर्ट करे कि वहाँ कुछ ऐसा खतरा महसूस किया गया है, तथा आतंकवादियों को देखा गया है, तथा ये आपस में तीनों कोऑर्डिनेट करे, तब कहीं जाके
ये सुरक्षा मजबूत हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने देखा कि जो भारत की डिफेंस सर्विस है, डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा तंत्र है, ये एक बहुत ही व्यापक है। हमने दर्जनों से ज़्यादा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां देखी, जिनका अंत में एक ही उद्देश्य है कि वो देश को सुरक्षा प्रदान करे। तथा अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इन अलग अलग डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। पैरामिलिट्रीज को ज्वाइन करने के लिए कौन सी एग्ज़ाम होती है। CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट रहते हैं, तो उनकी जो एग्ज़ाम रहती है वो उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, ये देखेंगे। फिर इसके अलावा पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के क्या तरीके रहते हैं। फिर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का क्या के लिए एक SSB के थ्रू गुजरना होता है, तो हम SSB के बारे में देखेंगे। फिर इसके अलावा जो खुफिया एजेंसीज है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक अलग एग्ज़ाम कराई जाती है, तो उस बारे में हम देखेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी डिफेंस सर्विसेज है जो आम नागरिकों के लिए ओपन है, इस बारे में हम देखेंगे तथा उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।